तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द साइंस ऑफ मनी। तो जो फाइनेंस इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मनी। जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस। किस चीज़ का साइंस? मनी का साइंस कहते हैं। किस चीज़ का कहते हैं? मनी का साइंस कहते हैं। तो ये जो है, इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स and the method of obtaining control of money from those who have saved it and administrative it and those into who control it passes। तो ये उस चीज़ के बारे में पढ़ाता है और उसके प्रिंसिपल के, मतलब जो मनी को सेव करना चाहते हैं उसी पे। फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक टिल 1890। जो फाइनेंस था वो 1890 तक एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच हुआ करता था। इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज स्टडीज ऑफ द efficient use of scarce resource, the decisions made by business firm in the productions, marketing, finance and the personal matters। जो डिसीजंस होते हैं बिजनेस फर्म्स के दौरान, वो किस चीज़ पर लिए जा सकते हैं? तुम्हारा प्रोडक्शंस पे लिए जा सकते हैं, मार्केटिंग पे ले सकते हैं, फाइनेंस पे ले सकते हैं, और जो बिजनेस के पर्सनल्स मैटर्स है उस पे ले सकते हैं। फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड टू प्रोडक्टिव यूज। जो फाइनेंस है, फाइनेंस इज व्हाट? फाइनेंस एक प्रोसेस है। व्हाट? फाइनेंस एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो फाइनेंस कन्वर्ट करता है एक्यूमुलेटेड फंड को प्रोडक्टिव यूज में लाने के लिए। एक्यूमुलेटेड फंड को प्रोडक्टिव यूज में लाने के लिए। नाउ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न्ड विथ, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है वो कंसर्न किसके साथ करता है? बजटिंग के साथ करता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के साथ करता है, कैश मैनेजमेंट के साथ करता है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड द फंड प्रोसीडमेंट ऑफ द बिजनेस के साथ। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मार्जिनल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मार्जिनल एक्टिविटी है जो कि कंसर्न करता है विथ प्लानिंग और कंट्रोलिंग। किस चीज़ के साथ कंसर्न करता है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग के साथ करता है ऑफ द फर्म ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। नाउ फ्रॉम द अबव डिफिनेशंस, दैट मीन्स, तो ये तीन ठो डिफिनेशंस है जो मैंने टिक किए हैं। फर्स्ट definitions बोलता है as an applications of general managerial principles of the area of financial decisions। तो एप्लीकेशन ऑफ ये क्या चीज़ का? फाइनेंशियल में एक एप्लीकेशन है जनरल मैनेजर प्रिंसिपल्स का जो फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करता है। दूसरा डेफिनेशन एज एन एरिया ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिवेट्स एन एंटरप्राइज गोल। और रिलेटेड ये थर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू वैट क्या है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशंस, फाइनेंसिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। फर्स्ट, जो तीनों डिफिनेशंस थे, जो तीनों डिफिनेशंस है फ्रॉम द अबव डिफिनेशंस, टू एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड सेकेंड वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। दो तो एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कौन कौन से? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड द सेकेंड वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इंडिकेट करता है क्या इंडिकेट करता है? सोर्स ऑफ फंड। क्या इंडिकेट करता है? सोर्स ऑफ फंड। और डिसाइडिंग द मेथड ऑफ राइजिंग ऑफ फंड, दैट मीन्स इससे क्या होता है? फंड का सोर्स मालूम चलता है, कहाँ से फंड आएगा और फंड को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकें, बस। और जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस, ये सब। ना ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव पहले कुछ पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड
रिक्वायर्ड बाय द फर्म। ये किस चीज़ पे डील करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो ये डील करता है प्लानिंग और मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का, जो कि फर्म को रिक्वायर्ड होता है। देयर इज ओनली वन थिंग विच मैटर्स फॉर एवरीवन, राइट? एक ही चीज़ मैटर करता है अभी के टाइम में, क्या? ओनर और प्रोमोटर। ओनर और प्रोमोटर के लिए अ, क्या मैटर कर सकता है? एक ही चीज़, मनी। तो मैनेजिंग ऑफ फाइनेंस इज नथिंग बट मैनेजिंग ऑफ मनी। तो मैनेजिंग फाइनेंस क्या है? मैनेजिंग होता है फाइनेंस, कुछ नहीं है बट मैनेजिंग ऑफ मनी है सिर्फ। तो दो ठो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। सेकेंड, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। Maximizing the market value of firm can be calculated. So always remember, market value of the firm. What? Market value of the firm always equal to the market value of equity share plus market value of debt. So market value of the firm always equal to the market value of equity share plus market value of debt. Now another objective of financial management, financial management के और एक तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। क्या? ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। स्कोप, स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्कोप, तीन तो स्कोप है। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। यही तीन डिसीजन है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या? दो एस्पेक्ट होते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, बस। और फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये फाइनेंसिंग डिसीजन फंड को ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन देता है डेब्ट और इक्विटी को। और डिविडेंड डिसीजन क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को और कितना अपने पास रखना है, बस। उसके बाद आता है फंक्शनिंग। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला, सबसे पहला आता है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। क्या? पहला फंक्शंस क्या है? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो कि इंश्योर करता है एबिलिटी ऑफ द एडुकेट फाइनेंसिंग। व्हाट? एबिलिटी टू एडुकेट फाइनेंसिंग। Financial needs have to assessed for the different purposes. Now उसके बाद है determining the sources of fund। उसके बाद डिटरमाइन करो कि फंड का सोर्स क्या क्या है। उसके बाद करो फाइनेंशियल एनालिसिस करो। फाइनेंशियल एनालिसिस दैट फाइनेंस मैनेजर हैज़ द इंटरप्रेट डिफरेंट स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो काफ़ी सारे इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट को, और उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रेशियो एनालाइज रहता है जिससे वो कंपेयर करके देखता है। उसके बाद आता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। Finance manager has to establish an optimal capital structure and ensures the maximum rate of return on the investment। तो क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है उस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले। उसका आता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। फर्स्ट, cost volume profit analysis. The finance manager has to ensure that the income of the fund should be cover its variable cost. Moreover, a firm will have to generate an adequate income to cover its fixed cost as well as. Now, the next one is profit planning and controlling. Profit planning ensure करता है, what? Profit plan ensure करता है attainment of the stability of the growth। मतलब ग्रोथ और स्टेबिलिटी एकदम रहे। दैट्स नाउ फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका कैपिटल बजटिंग, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसीज, मर्जर एंड एक्विजिशंस। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन एंड द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल्स। पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीडिंग गोल्स है जो कि रिफ्लेक्ट करता है इनकम स्टेटमेंट्स को। किस चीज़ को करता है? इनकम स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जब किसी भी किसी भी फर्म का या फिर कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे? उसका जो परफॉर्मेंस है एफिशिएंट, अच्छा परफॉर्मेंस है। अब और उसका नेट प्रॉफिट,
डिक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली, तो क्या हम लोग क्या शो करेगा? पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करेगा। नाउ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या क्या आर्गुमेंट है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में है? तो फर्स्ट वन इज व्हेन प्रॉफिट अर्निंग, जब भी फर्म का प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव हो जाता है तो उससे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना पड़ता है, बट इस केस में फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है और मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस प्रॉफिट। इसमें क्या हो जाता है, मेन सोर्स ये हो जाता है फाइनेंस में, बिजनेस को कैसे हम लोग प्रॉफिट में लेके आए। बट इसके अगेंस्ट में भी कुछ कुछ होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट में क्या क्या है? पहला, एक्सप्लॉटेशन ऑफ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब उसके साथ हम लोग अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। इग्नोरेंस द रिस्क फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ बीन कंसीडर्ड इनएडुकेट। और ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे जो कि हैज़ बीन कंसीडर हो जाता है इनएडुकेट। तो हम इसी के बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ firm maximize firm when the firm maximize the shareholders value या फिर wealth, the individual sales can use this wealth maximize on his individual utility। जब भी फर्म शेयर होल्डर्स के शेयर्स को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाते हैं तो शेयर होल्डर्स और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नाउ कुछ फेवर्स, कुछ आर्गुमेंट जो कि फेवर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। सबसे पहला, शॉर्ट टर्म मनी लीडर गेट देयर पेमेंट इन टाइम, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं उनको पेमेंट टाइम टू टाइम मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एम्प्लॉय शेयर्स इन द वेल्थ गेट इंक्रीज, जो एम्प्लॉयज़ का जो शेयर्स होता है वेल्थ वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। कुछ कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट होता है। सोशली अनडिज़ायरेबल है, व्हाट अनडिज़ायरेबल है, डिस्क्रिप्टिव आइडिया नहीं है इसका, नॉट a descriptive idea। And only stockholders, what only stockholders wealth maximum does not lead the firm's wealth maximizations। ये सिर्फ स्टॉक होल्डर के ही, स्टॉक होल्डर को ही मैक्सिमाइज नहीं करना है, हम लोग को फर्म का भी तो करना होता है। नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो एवं जो हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है ना। कुछ कन्फ्लिक्ट्स, व्हाट कुछ कन्फ्लिक्ट्स एंड गोल्स है बिटवीन टू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द कैश फ्लो नॉट अ प्रॉफिट फिगर। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कंसीडर करता है, ये कैश फ्लो को कंसीडर करता है ना कि प्रॉफिट को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर किया जाता है रिस्क फैक्टर को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करता है रिस्क फैक्टर को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंसीडर करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। ऑब्जेक्टिव टेक्स इनटू अकाउंट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हो गया, बट वहीं पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव ही रखा गया है। नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे करता है रेगुलर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब एक रेगुलर टर्म पे, जैसे क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, इस टाइप पे उसमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे ऑफ किया जाता है। बट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में होता है इसमें रेगुलरली नहीं किया जाता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट इज प्रेफर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है शेयर होल्डर्स के द्वारा प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ। सीएफओ का फुल फॉर्म हो जाता है आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स का आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है, सबसे पहला टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, क्या एस्टिमेट करना टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। गिवन एक पीरियड दे दिया गया है, उस पीरियड में हमको इतना रिक्वायरमेंट चाहिए फंड्स का,
तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएफओ का। सेकंड, राइजिंग फंड्स थ्रू द वेरियस सोर्स। काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, उस सोर्स से फंड्स को रेस करना, जैसे नेशनल हो गया, नेशनल नेशनल के थ्रू, इंटरनेशनल के थ्रू आपको फंड रेस करना पड़ता है। क्या ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीएफओ का। थर्ड हो जाता है इन्वेस्टिंग द फंड्स। फंड्स को इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, बिकॉज ऑफ रिटर्न भी देना पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ। फोर्थ होता है फंडिंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं तो उनको भी फंड करना ये सीएफओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कलेक्टिंग ऑन टाइम फ्रॉम डेटर्स एंड पेइंग टू क्रेडिटर्स। डेटर से कलेक्ट करना टाइम टू टाइम मनी, और क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना। मैनेजिंग द फंड्स, फंड्स को मैनेज करना। इंटरेस्ट जो तुमने जो कंपनी ने बोरो किया है उस पे इंटरेस्ट देना। मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स ओवर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट किया गया है उस पर वेल्थ मैक्सिमाइज करना। इन interfacing the wealth capital market, awareness to all the latest development of the financial market। financial market से related जितने भी latest development है वो सारे उस सारे से उसे अवेयर होने चाहिए। दैट मीन्स यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किसी के सीएफओ के। सीएफओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट आता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो मनी इज द टाइम वैल्यू। आज का टाइम में मनी ही वैल्यू है, मनी हैज अ टाइम वैल्यू। जैसे अ रुपी इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अ ईयर हेंस। आज के टाइम में 1 रुपी का वैल्यू एक साल बाद कितना होगा, यही है। नेक्स्ट, मेनली देयर आर 3 रीजंस may be attributed to individual time preference। मेनली 3 ही रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क, second one is preference for the consumption, and the third one is investment opportunity। the techniques, दो ही टेक्निक्स होते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 मेथड है। कौन कौन से हैं मेथड? आपका कंपाउंडिंग, सेकेंड वन इज डिस्काउंटिंग। ये 2 है। कंपाउंडिंग में आपका सिंगल फ्लो आता है, मल्टीपल फ्लो आता है, एन्युटी आता है। कौन कौन सा आता है? कंपाउंडिंग दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू में आता है सिंगल फ्लो, मल्टीपल फ्लो, एन्युटी। डिस्काउंटिंग में 4 ठो आता है। डिस्काउंटिंग मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी सिंगल फ्लो आएगा, अनइवन मल्टीपल फ्लो, एन्युटी और द प्रीपिटिशन। प्रीपिटिशन, यही 4 ठो आता है। Now, compounding techniques. Compounding is the process of finding future value of cash flow। Compounding क्या है? Compounding एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के एफ बी से इंडिकेट किया जाता है। ऑल द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड गिवन प्रो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। क्या क्या थे? सिंगल फ्लो, मल्टीपल फ्लो और द एन्युटी, यही सारे थे, यही 3 ठो थे। अब डिस्काउंट टेक्निक। डिस्काउंट टेक्निक क्या है? डिस्काउंट टेक्निक एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है प्रेजेंट वैल्यू को। डिस्काउंट प्रोसेस क्या है? डिस्काउंटिंग एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है प्रेजेंट वैल्यू को। इसमें भी 4 ठो है। नाउ नेक्स्ट आता है फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ये आपका सम्स है। सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कवर करेंगे। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस रेट के होल अपॉन एन। एन में इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कुछ ये सारे आपके फार्मूलाज हैं, जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल एंड द मल्टीपल कैश फ्लो। इसमें अगर एनुअली सिंगल कैश फ्लो तो इसमें आपको अभी जो पढ़ के आए हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट होल टू द पावर एन हो जाता है। फिर मल्टीपल टाइम्स सेज द एम ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग, तो क्या हो जाता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस interest rate by number of times
और पूरे होल में क्या दे देंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स एन। उसके बाद आता है कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट अमाउंट ओवर ईयर्स, दैट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट। तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन इंटू वन प्लस आर होल टू द पावर वन, मतलब उसके बाद हम लोग रिपीट जितने नंबर ऑफ ईयर्स तक लिए जाएंगे तब तक हम उसको लेके चले जाएंगे। ये है आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर वही एनुअल दिया गया है तो हम लोग क्या फॉर्मूला ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू वन बाई ब्रैकेट वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और होल में हम लोग लिख देते हैं एन। उसके बाद मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है फ्यूचर वैल्यू, फिर वन बाई फिर वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई नंबर ऑफ टाइम डिस्काउंटिंग डन से क्वार्टरली, देन अगर बोला और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एन। कैश फ्लो अगर है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ फ्यूचर वैल्यू बाई वन, फ्यूचर वैल्यू वन फर्स्ट पीरियड वन प्लस आर, यहाँ पे फिर वन, फिर फ्यूचर वैल्यू सेकेंड पीरियड वन प्लस रेट, फिर टू सेकेंड पीरियड, ऐसे ही सो ऑन चलते रहेगा। ये भी फॉर्मूला है डिवाइडिंग द बोथ साइड ऑफ, इतना से हम लोग वन प्लस आर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू वन प्लस जो वन बाई वन प्लस रेट बाई एन, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आया है वही है। नेक्स्ट आता है एन्युटी। बट एन्युटी इसमें क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं एन्युटी क्या है। एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, क्या है, एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट occurring over a specified number of periods. The time period between two successive payments is called the payment period or the rent period. तो payment period या rent period क्या कहते हैं, rent period किसको कहते हैं, एक annuity series of payment होता है जो कि equal payment होता है, जो कि specified number of periods के लिए देता है, just like आपका hire purchase system उसी टाइप का है, उसी को हम लोग कहते हैं रेंट पीरियड या फिर पेमेंट पीरियड कहते हैं। तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फेयर एफ बी ए एन इक्वल टू ए वन प्लस आर बाई वन प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई रेट। इस केस में एफ भी ए एन का फुल फॉर्म हो जाता है आपका, दैट मीन्स मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी which is the sum of the compound amount of all payments and the duration of periods, and A means amount, R means interest, and the N means number of periods. तो नेक्स्ट आता है आपका प्रीप्यूनिटी। प्रीप्यूनिटी इज एन्युटी that occurs indefinitely, जो चलता रहता है आपका। नेक्स्ट जिसका P, this indefinite equal to A into P, VIFAR indefinite. P mean present value of perpetuity, and the A means constant annual payment. Compound annual growth rate. What compound annual growth rate? The compound annual growth rate is the annual growth of investment over a specific period of the time. Compound annual ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो दूसरे वर्ड में कहा जाए कि मेजर करता है कि इन्वेस्टर को क्या, मेजर ऑफ हाउ मच एन इन्वेस्टर अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। ये एक सेकेंड वर्ड हो गया। नेक्स्ट ये आपका फॉर्मूला है ईवी बाय बीवी। ईवी का मतलब हो गया आपका एंडिंग बैलेंस, बी मतलब बिगनिंग वैल्यू, वन बाई एन माइनस वन कर देंगे इंटू 100 तो आ जाएगा आपका वैल्यू। उसका होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट इज इन डिटरमाइनिंग द पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलमेंट टाइम लोन इंस्टॉलमेंट टाइम लोन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हम लोग का रिस्क एंड रिटर्न। तो रिटर्न एंड रिस्क आर द टू क्रिटिकल फैक्टर इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो रिटर्न एंड रिस्क दोनों ही क्या है, क्रिटिकल फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में।
अगर रिस्क हाई है, क्या अगर रिस्क हाई है तो ज़्यादा चांसेस है जो रिटर्न है वो भी हाई होंगे। ना, इसके बाद रिटर्न ऑन अ ट्रिपिकल इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स। रिटर्न ऑन ट्रिपिकल दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट दैट बेसिक कंपोनेंट में क्या होता है, पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स दैट मीन्स इनकम। और दूसरा सेकंड कंपोनेंट होता है आपका कैपिटल गेन हुआ है कि लॉस हुआ है वो। नेक्स्ट आता है सम इन्वेस्टर्स में मेजर रिटर्न बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज। तो कुछ कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि रिटर्न को मेजर करते हैं बाय फाइनेंशियल रेशियोज। जैसे हो गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसी टाइप में होता है। एक्स एट रिटर्न क्या करता है, ये एक फ्यूचर इवेंट पे बस इतना ही समझिए कि जो एक्स एट रेफर्स होता है वो फ्यूचर इवेंट्स पे आपका ये होता है, फ्यूचर इवेंट्स पे होता है। और जो एक्सपोस्ट होता है ये इवेंट के बाद वाला होता है बस। टाइप ऑफ रिस्क, यहाँ पे दो टाइप के रिस्क होते हैं। पहला जो सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क रिप्रेजेंट करता है उस पोर्शन को, मतलब सिस्टमैटिक करता है पोर्शन को, कौन सा पोर्शन को, टोटल रिस्क को, जो कि एट्रीब्यूएबल रहता है टू फैक्टर्स और जो अफेक्ट करता है पूरे मार्केट को, उसे कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क, it is the position of total risk that is unique to firm or industry। जैसे सिस्टमैटिक रिस्क में क्या क्या इन्वॉल्व है, मार्केट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रिस्क होता है, परचेजिंग पावर होता है। और अनसिस्टमैटिक में बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और द डिफॉल्ट रिस्क तीनों एडेड होते हैं ना। सिस्टमैटिक रिस्क ये कहता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द पोर्शन, क्या, इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ द टोटल रिस्क, जो इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन टोटल रिस्क जो कि एट्रीब्यूएबल है अफेक्ट द मार्केट, एट्रीब्यूएबल और अफेक्ट मार्केट को अफेक्ट करता है, जो कि एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है। तो सिस्टमैटिक बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। व्हाट बीटा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। सिस्टमैटिक रिस्क जैसे डिस्कस होता है मार्केट रिस्क जैसे ये क्या होते हैं, ये ट्रिगर्ड करते हैं ये ट्रिगर्ड होते हैं ड्यू टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे सीबीडीटी ने कुछ ड्राफ्ट इशू किए तो उस केस में अगर कोई चेंजेस हुआ तो क्या होता है, काफ़ी सारे बिजनेसेस के शेयर्स ऑलमोस्ट गिर जाते हैं एक ही बार में। तो यही हो गया आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर सोशल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। असर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर अगर असर्टेन है मार्केट वैल्यूज पे तो एक extent of income in the future due to the fluctuation in the general level of interest known as interest rate risk. Purchasing power, the purchasing power risk is the erosion in the value of money due to the effect of inflations। अब आता है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये होता है, ये आपका कंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है। इसमें तीन तो होते हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और द डिफॉल्ट रिस्क। इसमें टोटल कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, तो टोटल रिटर्न का फॉर्मूला हो गया आपका जितना पेमेंट रिसीव हुआ प्लस कर देंगे प्राइस चेंज ओवर द पीरियड और डिवाइड कर देंगे जितना में एसेट्स हम लोगों ने खरीदा, तो हम लोग का टोटल रिटर्न आ जाएगा। टोटल रिटर्न अगर हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड को D1 से हम लोग इंडिकेट करेंगे। उसके बाद सॉरी, डिविडेंड इज द D1, PO हम लोग का होता है इनिशियल प्राइस और P1 हम लोग का हो गया प्राइस एट द एंड ऑफ द, दैट मीन्स D1 डिवाइड बाई PO, D1 डिवाइड बाई PO प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0।